देखो जो आज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है परासरण। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम अणुसंघ गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं और 3 अणुसंघ गुणधर्म जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है परासरण दाब के बारे में। तो परासरण दाब पढ़ने से पहले हमें परासरण समझना है और परासरण समझने से पहले हमें अर्धपारगम झिल्ली को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्धपारगम झिल्ली को समझते हैं, फिर हम परासरण समझेंगे और फिर हम परासरण दाब समझेंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जो अंगूर होते हैं, ठीक है, तो अंगूर क्या होता है, अंगूर को जब सुखाया जाता है तो उसको सुखाने के पश्चात किशमिश बनाई जाती है ना। तो क्या होता है, देखोगे आप अगर ध्यान से, तो अंगूर का जो पानी होता है अंदर का, जब वो निकल जाता है धीरे धीरे, ठीक है, तो वो किशमिश बनती है ना सुखा करके। लेकिन अभी कभी अगर आपने उन किशमिश को ही पानी में रात में भिगो कर रख दो, फिर वो पुनः फूल जाती है, वैसी फूल जाती है कि नहीं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो अंगूर की वो परत है ऊपर वाली, उसको आपने काट दिया हो, कुछ कर दिया हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं, पानी फिर भी प्रवेश कर जाता है उसमें। ठीक है, या पानी आसानी से निकल जाता है। यानी अंगूर की ऊपर जो वाली परत होती है, जो चीज़ को हम छिलका बोलते हैं, वो जरा भी खराब नहीं होता है, ना कटता है ना कहीं से फटता है, फिर भी पानी अंदर प्रवेश कर जाता है और बाहर भी निकल जाता है। जब अंगूर से पानी बाहर निकल आता है तो वो किशमिश बन जाता है, और जब अंदर प्रवेश कर जाता है तो किशमिश फिर से अंगूर की तरह फूल जाती है ना, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या बच्चा, कि जो झिल्ली है, ये जो अंगूर की पतली परत है, यही झिल्ली होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अंगूर की जो पतली परत है ये झिल्ली होती है। ये झिल्ली जानवरों में भी होती है, ठीक है, और फलों में अन्य चीज़ों में भी होती है। ठीक, कृत्रिम रूप से झिल्लियाँ बनाई जा सकती हैं। तो हमें आज कौन पढ़ना है, अर्धपारगम झिल्ली। कौन सी पढ़ना है, अर्धपारगम। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती हैं, जैसे तुम्हारा विलयन है, तो विलयन 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, किससे, विलय से और विलायक से। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या करती है, अपने में से अगर कहीं पर तुमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी है तो करेगी क्या, वो क्या करेगी, जैसे विलयन है, इस तरह मान लो चीनी और पानी का मिश्रण है, और तुमने यहाँ पे झिल्ली लगा दी है, तो झिल्ली क्या करेगी, पानी को अपने से निकलने देगी केवल, और चीनी को नहीं निकलने देगी। मतलब अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, वो अपने में से आर पार होने देती है किसको, विलायक के अणुओं को। किसको आर पार होने देती है, विलायक के अणुओं को। विलय के अणुओं को आर पार नहीं होने देती। तो यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में हम अर्धपारगम झिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, अर्धपारगम झिल्ली, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेमी का यस लोगे, परमिएबल का पी लोगे और मेम्ब्रेन्स का यम लोगे, तो ये आपका एसपीएम इसकी भी कहलाती है। क्या कहलाती है, एसपीएम। तो अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलय के नहीं। मतलब अगर आपके पास शरबत है और आपने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी है, तो शरबत में से पानी पानी निकल जाएगा, चीनी चीनी बच जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। बात समझ पाए, ठीक है। इसीलिए चूंकि आधे लोगों को पार होने दे रही है, विलयन है, विलयन में विलायक के अणु को पार होने दे रही है, विलय के अणु को नहीं पार होने दे रही है, इसीलिए हम इसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अच्छा, हमने फिर आगे बताया विभिन्न फलों और जानवरों में अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली भी प्रयोग में अब आने लगी हैं, ठीक है, या बनाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर। तो अर्धपारगम झिल्ली के बारे में तो हम जान चुके हैं बच्चों। अब हम जानेंगे परासरण क्या होता है। ठीक है, तो परासरण को समझने के लिए यहाँ पे देखो हमने 2 पात्र बनाए हैं, और ये पहला पात्र जो है, इस पात्र में विलायक है, यानी विलायक हम मान लेते हैं जल है। क्या है बच्चों, जल। ठीक है, और ये दूसरा पात्र है, इस पात्र में हमने जल में नमक घोल दिया है काफ़ी मात्रा में। ठीक है, अब जब हमने जल में नमक घोल दिया तो ये विलयन बन गया, अर्थात यहाँ आप देखोगे जल और नमक का मिश्रण, ये विलयन हो गया। इतनी बात क्लियर। अब किया क्या बच्चों, इन दोनों पाइपों को हमने इन दोनों मतलब टैंकों को हमने एक पाइप से जोड़ दिया है, और इस पाइप के बीच में ये हमने एसपीएम अर्थात अर्धपारगम झिल्ली लगा दी है। इतनी बात क्लियर कि नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों होगा क्या, हम देखेंगे अगर विलायक की बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे विलायक की सांद्रता कैसी है, यहाँ विलायक ही विलायक केवल है, और यहाँ पे क्या है, नमक भी है और विलायक भी है। तो यहाँ पे हम आपसे पूछें, यहाँ पे अगर हम पूछें सांद्रता विलायक की उच्च होगी कि निम्न, तो उच्च, क्योंकि यहाँ केवल विलायक के अणु है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब यहाँ पे विलायक के ही केवल अणु हैं, तो ये उच्च सांद्रता होगी काहे की, विलायक की। विलायक की कैसी होगी, उच्च सांद्रता। और यहाँ पे विलायक की कैसी होगी, निम्न सांद्रता। तो इधर लिख लेते हैं निम्न सांद्रता। इतनी बात समझ में आई बच्चों। इसके बाद देखो ये आपका विलयन है, ये विलयन है, मतलब विलयन में क्या होता है, विलायक के अणु भी होते हैं और विलय के भी अणु होते हैं, और ये आपका विलायक है। तो अब हम बात करें कि विलयन की यहाँ पे सांद्रता कैसी है, उच्च है कि निम्न। तो यहाँ विलयन की सांद्रता उच्च है, और यहाँ विलयन की सांद्रता
निम्न है, क्योंकि यहाँ नमक के एक अणु भी नहीं है, तो ये विलयन ही नहीं हुआ। तो यहाँ विलयन की सांद्रता निम्न है और यहाँ विलयन की सांद्रता उच्च है। तो ये जो सांद्रता हमने बताई है ये विलायक की है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है कि विलयन की। तो विलयन के बारे में बात करें अगर, तो विलयन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ विलयन की सांद्रता, चूंकि ये विलयन ही विलयन है, तो यहाँ विलयन की सांद्रता कैसी होगी, उच्च। और यहाँ विलयन है ही नहीं, यहाँ तो केवल विलायक है, तो यहाँ विलयन की सांद्रता कैसी होगी, निम्न। बात समझ पाए थोड़ा। अच्छा, अब देखो बच्चों, जो अभी हमने आपको बताया जो अर्धपारगम झिल्ली होती है वो क्या करती है, वो विलायक के अणु को पार होने देती है और विलय के अणु को पार नहीं होने देती। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या बच्चों कि यहाँ पे केवल और केवल विलायक के अणु है, और यहाँ पे क्या है, विलायक के भी अणु है और विलय के भी अणु हैं। इतनी बात क्लियर कि नहीं। तो अब देखेंगे क्या, आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है, लोग उस भीड़ से ऐसी जगह में जाना पसंद करते हैं जहाँ भीड़ कम हो, ऐसा पसंद करते हैं ना। तो बिल्कुल ये प्रकृति का नियम है एक तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो विलायक के ही अणु हैं, विलायक के ही अणु हैं, और यहाँ पे देखो विलायक के अणु कम होंगे ना, यहाँ विलायक के भी अणु हैं और साथ ही साथ किसके हैं, विलय के यानी नमक के भी अणु हैं। तो हमेशा जब यहाँ विलायक के अणु हैं तो ये विलायक के अणु क्या चाहेंगे कि चलो उसमें चलते हैं, उसमें हमारे साथी कम हैं, यानी वहाँ भीड़ कम है, तो चलो उसमें चलते हैं। तो इधर से क्या है, विलायक इधर की ओर जाना शुरू कर देगा कि नहीं। आज ये जो है अर्धपारगम झिल्ली जो है ये इसको यहाँ से इधर जाने देगी, विलायक को जाने देगी। और लेकिन इधर देखो, इधर क्या है, नमक भी है और पानी भी है। तो यहाँ नमक सोचेगा कि हम उधर जाएं। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, नमक सोचेगा कि हम उधर जाएं, क्योंकि वहाँ नमक के तो एक अणु नहीं है, विलय के इसमें तो एक अणु नहीं है। नमक सोचेगा कि हम इधर जाएं, लेकिन ये अर्धपारगम झिल्ली जो है इसको नहीं जाने देगी। तो आप देख क्या रहे हो बच्चों कि इधर से जैसे ही हमने इसको ज्वाइंट किया तो अर्धपारगम झिल्ली से जो विलायक के अणु हैं, विलायक के अणु यानी पानी के अणु जो हैं वो इससे इधर से इस तरफ की ओर जाना शुरू कर देंगे, ऐसे यहाँ से इधर जाना शुरू कर देंगे। लेकिन नमक के अणु जो हैं वो इधर से इसमें आ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये झिल्ली जो है बीच में बाधा पड़ रही है। वो क्या कहती है, झिल्ली कहती है हम केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देते हैं, हम विलय के अणुओं को आर पार नहीं जाने देते हैं। तो इसलिए नमक के अणु यानी विलय के अणु चाह करके भी इस टैंक से उस टैंक में नहीं आ सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब धीरे धीरे ये विलायक के अणु इस झिल्ली से निकल करके इसमें पहुँचते जाएंगे तो पानी इसमें बढ़ता नहीं जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। तो जब धीरे धीरे इसमें पहुंचते जाएंगे तो ये पानी का तल ऊपर होता चला जाएगा। इतनी बात क्लियर कि नहीं। तो यही जो प्रक्रिया हो रही है, क्या प्रक्रिया हो रही है कि जो विलायक के अणु है किसी टैंक में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब भी चलते हैं अर्धपारगम झिल्ली से होकर के, तो इसी प्रक्रिया को हम परासरण कहते। बात नहीं समझ पाए, बिल्कुल सरल। क्या बताया कि जब विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा हो करके जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण। लेकिन देखो यही लिखा हुआ बच्चों, जब विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलते जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं, ठीक है। और आगे क्या बात बताया है, परासरण में विलायक के अणु विलायक से विलयन की ओर जाते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों ओर सांद्रताएं बराबर ना हो जाए। तो दोनों ओर सांद्रताएं तो बराबर पक्का नहीं होंगी, काहे नहीं होंगी, क्योंकि इधर से नमक तो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पानी है निकल के उसी में जाता रहेगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो गया परासरण। अब हम जानेंगे परासरण दाब के बारे में। क्लियर। तो परासरण दाब क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक। तो परासरण दाब क्या होता है, देखो बच्चों, जब ये परासरण की प्रक्रिया लगातार चल रही है तो ये देखोगे कि आप धीरे धीरे इसका तल ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है और इसका तल नीचे से घटता जाएगा। अरे भाई, इसका तल जो है ये घटता जाएगा, पानी के अणु जो है धीरे धीरे उसमें जा रहे हैं तो इसका तल ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और जब ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है तो टैंक ये फुल होता जाएगा और ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा, ये खाली होता जाएगा। लेकिन तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते हो ये परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, क्योंकि देख क्या रहा है, इसको तो मिलता जा रहा है बेचारा, इसके साथ अन्याय हो रहा है, ये खाली होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तुम क्या चाहते हो कि नहीं भाई, ये अर्धपारगम झिल्ली जो है गलत कर रही है, उसको दे रही है, इसको नहीं दे रही है, बेचारा खाली होता जा रहा है। तो तुम इस परासरण की प्रक्रिया को रोकना चाहते हो। और अगर रोकना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, यहाँ बताओ, कोई बता सकता है क्या करोगे।
तो तुम्हें यहाँ से ऊपर से क्या करना है बच्चों, जहाँ ऊपर से दबाव लगाना है। क्या लगाना है? दबाव यहाँ पे लगाना है, इधर नहीं लगाना है। वो तो पहले से बेचारा खत्म हो रहा है। तो इधर से जब तुम ऊपर से दबाव लगाओगे, ऐसे दबाव लगाओगे, दाब डालोगे ऊपर, ये पिस्टन व्यवस्था हमने आपको बता दी है। ऊपर से जब आप दाब डालोगे, तो जब दबाव डालोगे तो पानी जो ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, जब तुमने दबाव डाल दिया तो ये जो इधर धीरे धीरे आ रहा था, ये बढ़ना इसका हो जाएगा कम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब ये इधर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा है, तो ये इधर जा नहीं पाएगा। जब जा नहीं पाएगा तो परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी, परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो परासरण दाब क्या होता है? ठीक है, कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। बात समझ पाया कि नहीं? परासरण समझ में आ गया, परासरण दाब समझ में आया। क्लियर? इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं जल्दी से। देखो अच्छा बच्चों, तो परासरण दाब क्या है? हमने बताया परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता। ठीक है, इतनी बात समझ पाए? अच्छा, तो परासरण दाब की एक इक्वेशन होती है, वो भी हमें देख लेते हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर में आदर्श गैस समीकरण पढ़ा था। आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर स्मॉल nRT। ये होता है कि नहीं? ठीक है, जहाँ P क्या होता है गैस का दाब, V क्या होता है आयतन, T क्या होता है T, ये होता है तापमान, R क्या होता है गैस नियतांक, N क्या होता है अणुओं की संख्या। बात फिर सुन लो, क्या बताया? P क्या है गैस का दाब, V क्या है आयतन, R क्या है गैस नियतांक, T क्या है समय नहीं ताप है, और N क्या है अणुओं की संख्या। इसी तरीके से जैसे ये आदर्श गैस का समीकरण होता है, इसी तरीके से परासरण दाब के लिए भी एक समीकरण होता है। ठीक है, और परासरण दाब का समीकरण जो होता है वो स्थिर तापमान पर या तापमान के संगत, ठीक है, मोलरता के समानुपाती होता है। किसके? मोलरता के। यानी इसका समीकरण क्या होता है? तो अगर आप देखोगे तो ये होता है P, ठीक है, बराबर मोलरता को हम मान लेते हैं C से। कैसे मान लेते हैं? C से। P बराबर स्मॉल c R और T। क्या होता है? P बराबर CRT। देखो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, तो जो C है ये क्या है? मोलरता। R क्या है? गैस नियतांक। T क्या है? तो ये समय है, अरे समय बोलना है, तापमान है। T क्या है? तापमान। ठीक है, तो क्या इसका सूत्र है? P बराबर CRT। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो परासरण दाब का सूत्र होता है P बराबर CRT। और देखो ये P बराबर जो CRT आया, इसको और बदल सकते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होता है हम जानते हैं। मोलरता क्या होता है? नीचे होता है विलियन की मात्रा लीटर में, और ऊपर क्या होता है? विलेय के अणु। तो मान लेते हैं विलेय के अणु जो हैं वो N2 हैं। क्या बच्चों? N2। और नीचे क्या है? विलेन की मात्रा यानी V आ गया, है ना, नीचे V आ गया, तो ये हो जाएगा N2/V, और ये करेंगे R और इंटू T, तो ये आ जाएगा P बराबर। ठीक, और इसको अगर सॉल्व करें तो देखो इसको करेंगे तो PV आ जाएगा कि नहीं? PV बराबर N2RT आ जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल देखो ये गैस का समीकरण की तरह बन गया कि नहीं? ये गैस का समीकरण था, ये आदर्श गैस का समीकरण, और ये बिल्कुल इसी तरीके से बन गया कि नहीं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो परासरण दाब होता है, बिल्कुल आपको क्या याद रखना है कि परासरण दाब जो होता है वो मोलरता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोलरता के। ठीक है, क्लियर? तो ये वाला समीकरण जो है ये परासरण दाब का है, आपको याद रखना है। और परासरण दाब में जो मोलरता है इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, और अंत में ये सूत्र आ जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये परासरण दाब के बारे में हमने आपको डिटेल बता दिया, जितनी चीज़ें हैं ना, नोट कर लो आप इसे भी।